हेलो एंड वेलकम। अभी पढ़ते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो हमने जापान से लिया है। क्या होती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? कि अगर कोई कार्यपालिका जो भी कार्य कर रही है उसके लिए कोई ना कोई कानून बनाया गया है, यानी कानून के अनुरूप कार्य करने को ही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहते हैं। यानी हम जो भी क्रिया या प्रक्रिया करें वो कानून की बैकिंग हो, यानी ऐसा कानून होना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात ये है, ये आपको कुछ भी करने से रोक नहीं रहा है, कह रहा है करिए कुछ भी, लेकिन कानून के दायरे में रह के करिए। मतलब अगर ऐसा कानून अनुमति देता है तो ही करिए, यानी कानून बना के आप कुछ भी करिए। अगर हम बॉटम लाइन में देखें, अब आते हैं इंट्रोडक्शन। इट फोकसेस ऑन द फॉर्मल एडहेरेंस टू लीगल प्रोसीजर्स सेट बाय द गवर्नमेंट। ये सरकार द्वारा स्थापित कानूनी प्रक्रिया के अनुपालन को कहते हैं। हो गया। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव नॉट द लेजिस्लेटिव। ध्यान रखना है कि ये हमें कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों से तो सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन विधायिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों से नहीं करता है। मतलब ये अगर कोई कार्यपालिका मनमाने ढंग से कोई कार्य करे, ऐसा कोई कानून बनाया ही नहीं गया है, तो ये आपको संरक्षण देगा। लेकिन अगर कोई कानून ऐसा बना दिया गया है और फिर वो कार्य हो रहा है, तो भले वो आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन इससे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। यही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहती है। मतलब कुछ भी किया जाए, कानून बनाकर किया जाए। ठीक, अब आते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, अगर कोई कार्य सही है या नहीं, उसके 3 पैरामीटर्स हैं, 3 कंडीशंस मेट होना चाहिए। क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, कानून का होना आवश्यक है। सेकेंड, देयर शुड बी अ वैलिड लॉ, वो कानून वैलिड होना चाहिए, उचित होना चाहिए। ठीक है। एडहेरेंस टू द लॉ, और कानून का अनुपालन होना चाहिए। तो अगर कार्यपालिका ने मान लीजिए सपोज कर लिया कि किसी व्यक्ति को डिटेन या कैद कर लिया है, अब वो व्यक्ति कह रहा है कि हमको न्यायालय के सामने कहता है कि हमारा जो यहाँ पे हमको बंदी बनाया गया है ये गलत बनाया गया है, तो अब उसमें कोर्ट क्या देखेगा कि भाई आपको बंदी बनाया गया है, तो ऐसा कोई कानून है क्या कि जिसमें आपको बंदी बनाया जा सकता है इन कंडीशंस में? तो पता चला हाँ कानून है। फिर कोर्ट ने देखा कि क्या वो कानून लीगल है, वैलिड है, तो पता चला वो भी है। तीसरा, क्या कानून जो बनाया गया है उसमें सारी उन प्रक्रियाओं को पालन किया गया है डिटेन करते समय? तो पता चला हाँ पालन भी किया गया है। तो अगर कानून है, वो कानून अगर वैलिड है, और तीसरा अगर उसका अनुपालन हुआ है, तो फिर कार्यपालिका अगर आपके साथ कुछ करती है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना है, इवन आपका जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है वो भी छीना जा सकता है यदि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया हो। जैसे आर्टिकल 21 में हम क्या पढ़ते हैं? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी टेकन अवे इफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज नॉट फॉलोड। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही किसी व्यक्ति के जीवन और उसके स्वतंत्रता के अधिकार को छीना जा सकता है। अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन होता है तो ऐसा कर सकते हैं। अब आते हैं कि 3 कंडीशंस क्या है? कानून होना चाहिए, देयर एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, देयर शुड बी अ वैलिड लॉ, कानून उचित होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, और एडहेरेंस टू द लॉ, कानून का अनुपालन होना चाहिए। इफ दीज कंडीशंस आर मेट, पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ। यदि इन 3 प्रक्रियाओं का पालन होता है तो व्यक्ति को उसके जीवन और स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जा सकता है। लिमिटेशंस क्या है इसकी? लिमिटेशंस देखो, पहला क्या है? अलाउस रूल्स प्रिवेल ओवर यहाँ लॉ नहीं है, प्रिवेल ओवर रोल, है ना? ये रूल को महत्व देता है और रोल के ऊपर, यानी ये नहीं देखता कि क्या होना चाहिए, ये देखता है कि कानून ऐसा है कि नहीं। तो कानून गलत हो या सही हो इससे मतलब नहीं है, अगर कानून है तो फिर काम किया जा सकता है। सेकंड, फोकस ऑन प्रोसीजर नॉट जस्टिस, ये प्रक्रिया पर जोर देता है ना कि न्याय पे। अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय भी हुआ है लेकिन वो उस अन्याय करने के लिए कोई कानून बना हुआ है तो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि कानून का अनुपालन हुआ है, यानी ये अनुपालन पर जोर है, न्याय पर जोर नहीं है। तीसरा, पोटेंशियल फॉर एब्यूज, तो अगर कल को सरकार आपकी आवाज को दबाना चाहे तो क्या कर सकती है? एक नियम बना सकती है कि जो लोग भी व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहनेंगे फ्राइडे के दिन, उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा कानून बना दिया जाता है तो जितने लोग ऐसा करेंगे उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये है तो गलत, लेकिन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग ठीक है। क्यों? कानून है,
बना हुआ है और प्रक्रिया का पालन किया गया है। यानी ये अनुपालन पर जोर देता है, ना कि न्याय पे। नेक्स्ट आते हैं, इट डज नॉट फोकस ऑन इंटेंशंस ऑफ द लेजिस्लेशन। ये विधायन के मंशा पर सवाल नहीं उठाता। तो कल को मान लीजिए सरकार अगर इस मंशा से कि जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा उनकी आवाज़ को दबाना है तो ऐसा कोई कानून बना दे, तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ध्यान किस पे दे रहा है, नियम नहीं टूटना चाहिए। नियम हर चीज़ से ऊपर हो गया है, न्याय से भी ऊपर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, it can lead to unjust outcomes because it prioritizes the process over the fairness of law। ये अन्याय को जन्म दे सकता है क्योंकि इसमें कानून के उचित होने से ज़्यादा महत्व उसके अनुपालन पर दिया गया है। ये हमने इश्यूज देख लिए। तो भाई हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ देख लिया। अब आते हैं कि भाई इसमें जो खामियां हैं उनको सुधारने के लिए क्या है, तो उसके लिए है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि द्वारा देय प्रक्रिया। तो विधि द्वारा देय प्रक्रिया अमेरिका में है। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो इम्यूनिटी होती है वो ना केवल एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट मिलती है बल्कि लेजिस्लेटिव के भी अगेंस्ट मिलती है। मतलब अगर आपने कोई ऐसा कानून बनाया है जिसमें इस तरह से आपने सरकार को और लोगों को परेशान करने या डिटेन करने XYZ करने के लिए आप उसको अलाउ कर रहे हैं, तो उसमें ये चेक किया जाएगा कि ये जो लॉ है वो पिछली 3 कंडीशन के साथ साथ क्या चौथी कंडीशन को मीट कर रहा है कि नहीं। वो चौथी कंडीशन क्या है कि वो लॉ जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और उसमें रेशनैलिटी होना चाहिए। मतलब अब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को 4 आयाम पर चेक करेगी। हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या देखा था, केवल 3 चीजें चेक हो रही थी, कानून है कि नहीं, वो लीगल है कि नहीं, और तीसरा अनुपालन हुआ है कि नहीं। लेकिन विधि द्वारा देय प्रक्रिया में क्या होता है, उन 3 के अलावा चौथा डायमेंशन ये देखा जाता है कि क्या ये कानून उचित है, क्या वो ये कानून तर्कसंगत है। अगर वो इस पैरामीटर पर फेल होता है तो वहाँ की जुडिशरी उनकी विधायिका यानी लेजिस्लेटिव और कार्यपालिका को उस कार्य को करने से रोक सकते हैं। ये हमारा सिंपल मीनिंग हो गया। सो इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट इंश्योर्स फेयरनेस एंड जस्टिस इन ऑल गवर्नमेंट एक्शंस। ये सरकार के सभी कार्यों में तर्कसंगतता और न्याय को सुनिश्चित करता है। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। ये कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों के जो आर्बिट्ररी एक्शंस होते हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स। इसमें 4 चीज़ें होती है, 3 पुरानी वाली, 1 चौथी हमने ऐड कर दी। जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कोई कानून सही है या गलत, या लेजिस्लेटिव ने सही किया गलत किया, एग्जीक्यूटिव ने सही किया गलत किया, वो उसके 4 टेस्ट हैं। पहला एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, कानून है कि नहीं, लॉ शुड बी वैलिड, वो कानून वैलिड होना चाहिए, प्रोसीजर फॉलोड और नॉट, प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है कि नहीं, और चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉ शुड बी जस्ट एंड फेयर, कानून उचित और तर्कसंगत होना चाहिए। यानी ये मंशा पर भी सवाल उठाता है कि अगर विधायिका ने गलत मंशा से कानून बनाया है तो अमेरिका की जुडिशरी उस कानून को रद्द कर सकती है, ये कहते हुए कि इसमें फेयरनेस नहीं है, ये जस्टिस नहीं इंश्योर कर रहा है। अब आते हैं कि भारत में क्या लागू होता है वर्तमान में, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की विधि द्वारा देय प्रक्रिया। तो ध्यान रखना है, ऑन पेपर भारत में आज भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे मेनका गांधी वर्सेस यूनिट ऑफ इंडिया 1978 का जो केस है उसके बाद व्यवहारिक रूप से भारत में विधि द्वारा देय प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है। बट ऑन पेपर अभी भी हम प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। तो मेनका गांधी केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मामले में। तो मेनका गांधी केस एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो आपको पता है कि मेनका गांधी जो हैं जो बीजेपी से सांसद भी हैं, आई थिंक पीलीभीत की हैं, पीलीभीत या बरेली की, तो उनकी विदेश यात्रा को लेके विवाद हुआ था, उनका पासपोर्ट जब्त हो गया था। तो विदेश यात्रा का अधिकार जो है वो आपके जीवन के अधिकार से संबंधित है, और जीवन का अधिकार आपका जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वो आर्टिकल 21 में है। तो आर्टिकल 21 कि अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा जाता है, नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज फॉलोड।
अगर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो नहीं किया गया है तो आप किसी को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। लेकिन उसमें यह देखा गया कि भाई जो आर्टिकल 21 है उसका डेफिनेशन 14 और 19 से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो उसमें जब उसका वाइडर इंटरप्रिटेशन किया गया तो ये देखा गया कि उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लग जाना चाहिए। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 क्या है? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनी लॉ डिप्राइविंग अ पर्सन फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून जो किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करता है उसे कैसा होना चाहिए? उचित, तर्कसंगत और न्यायप्रिय होना चाहिए। सो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। इसमें फिर निम्नलिखित बातें बताई गई कि क्या? लॉ हैज टू बी रीजनेबल विच इज एन इसेंस ऑफ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो समानता का अधिकार है उसका जो सार है वो क्या है कि जो तर्क संगतता है। यानी देखिए बहुत लोग समझते हैं कि आर्टिकल 14 में इक्वालिटी दिया हुआ है, तो इक्वालिटी मतलब सबके बीच नहीं है, जो अनइक्वल्स हैं उनके बीच में तो डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 20 साल के 4 लोग हैं और 8 साल के 4 लोग हैं, तो ये जो 8 साल वाले हैं इनमें समानता लागू होगी, लेकिन जो 8 साल वाला और 20 साल वाला है तो उनमें समानता लागू नहीं होगी। तो आर्टिकल 14 जो है वो समान के बीच समान और असमान के बीच असमान का आपको अधिकार देता है। तो ये बोलता है कि लॉ हैज टू बी रीजनेबल विच इज एन इसेंस ऑफ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो समानता का सिद्धांत है उसमें तर्क संगतता बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। जो प्रक्रिया है वो उचित, न्यायप्रिय और तर्क संगत होना चाहिए। प्रोसीजर मस्ट होल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो भी प्रक्रिया है उसमें प्राकृतिक जो न्याय है उस सिद्धांत का अनुपालन होना चाहिए। प्राकृतिक न्याय मतलब क्या है? प्रकृति का न्याय क्या है समझे। राइट टू बी हर्ड, सुने जाने का अधिकार। आप किसी भी व्यक्ति को उसके अनुच्छेद 21 के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते जब तक उसको सुनवाई का मौका ना दिया गया हो। सेकेंड, नो पर्सन शैल बी जज ऑफ हिज ओन केस, है ना। नो पर्सन से यहाँ कुछ क्या, नो पर्सन नॉट, यहाँ ये नॉट गलती से लिख गया है। नो पर्सन शैल बी जज ऑफ हिज ओन केस। कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। हालांकि यहाँ भारत में 2 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इसका उल्लंघन होता है। एक है हमारे जो सांसदों और विधायकों को जो संसदीय विशेषाधिकार मिले हैं अंडर आर्टिकल 105 एंड 194, और दूसरा है कंटेप्ट ऑफ कोर्ट। यानी आप जज के खिलाफ बोलते हो तो जज इस मामले में फिर जज बन जाता है, यानी स्वयं के मामले में न्यायाधीश तो हो नहीं सकते, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। इसी तरीके से अगर संसदीय विशेषाधिकारों का हनन होता है तो पार्लियामेंट जो है वो आपको कंटेम्प्ट लगा देगा। तो भारत में 2 अपवाद भी हैं। हालांकि नेचुरल जस्टिस क्या कहता है? पहला चीज राइट टू बी हर्ड, हर व्यक्ति को मौका दिया जाना चाहिए उसको सुनने का। एंड नो पर्सन शैल बी जज ऑफ हिज ओन केस। तीसरा है द अथॉरिटी शुड एक्ट बोनाफाइड, यानी जो इंटेंशन हो वो सही होना चाहिए। आपने जब कोई काम किया तो उस गलत इंटेंशन से तो नहीं किया, तो ध्यान रखना है कि नेचुरल जस्टिस में आपका इंटेंशन भी चेक हो गया। आफ्टर दिस केस practically we have moved towards the due process of law, though on paper we still follow procedure established by law। इस केस के बाद व्यवहारिक तौर पे भारत विधि द्वारा दे प्रक्रिया का पालन करता है, यद्यपि कागजी तौर पे आज भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। तो आई होप आपको प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।